नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो पेशे से तो शिक्षक थे, लेकिन रामायण, महाभारत और इसके अलावा भागवत गीता का शुरू से शौक रहा। शुरू से वो चाहते थे लोगों की सेवा करें। पिता के नाम से एक फाउंडेशन भी बनाया। भागवत कथा के नाम से ऐसे प्रचारित हुए कि बलौदा बाजार का हर एक बच्चा बहुत अच्छे से जानने लगा कि ये शख्स है कौन। कभी किसी मंत्री के पीए रहे, कभी किसी केंद्रीय मंत्री के पीए रहे, लेकिन आज वो खुद एक कैबिनेट मंत्री हैं, खुद एक सफल इंसान हैं। मैं बातचीत कर रहा हूं टंकराम वर्मा साहब की, जो बलौदा बाजार से विधायक हैं और फिलहाल राजस्व, खेल, युवा कल्याण मंत्री हैं, आपदा विभाग भी संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सरपंच साहब। धन्यवाद। छोटा सा गांव है सर, चांपा, बलौदा बाजार का, जहां आपका जन्म हुआ। शुरुआत में वहीं से करूंगा। उस चांपा गांव से लेकर आज कैबिनेट मंत्री टंकराम जी, शुरुआत परिवार के बारे में, क्योंकि मैंने सुना है कि परिवार भी जनसंघ से लगातार जुड़ा हुआ था। हमारा गांव छोटा सा है और हमारे माँ बाप खेती किसानी से जुड़े हुए किसान हैं और मैं गांव में ही प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई किया हूँ। मिडिल स्कूल भी गांव में, हाई स्कूल भी गांव में, हायर सेकेंडरी। उसके बाद फिर मैं पहले बार बलौदा बाजार गया कॉलेज पढ़ने शहर। हम गांव में ही, ये समझ लीजिए कि हमारा गांव पिछड़ा हुआ था और शहर कभी आना जाना नहीं होता था। तो कॉलेज गए तो फिर शहर को देखे, फिर वहाँ पढ़े और फिर 1983 में एक सहायक शिक्षक के रूप में मेरी पदस्थापना हुई बलौदा बाजार से 10 किलोमीटर बगल में अर्जुनी में शिक्षकी कार्य किया। पर शुरुआत से ही बचपने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ा रुचि रहता था। मेरे यहाँ पिताजी रामायण भागवत के बड़े प्रेमी थे, मर्मज्ञ थे। तो मैं पिताजी के साथ अधिकांश समय बैठता था। उनके हमारे बीच केवल रामायण और भागवत की बात होती थी और दूसरी बात होती नहीं थी। तो मेरा भी मन लग गया उसी में। मैं जब क्लास 6 में था उस समय से हारमोनियम बजा रहा हूँ और गांव में जो नवधा रामायण होता है उसमें टोली लेते हैं, टोली बोलते हैं, रामायण टोली। तो उसमें जा कर के मैं रामायण में भाग लेता था। तो वो शौक़ और पिताजी का दिया हुआ शिक्षा मेरे को धीरे धीरे अंकुरित होकर बड़ा होता गया और जो धर्म के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और पिताजी के जाने के बाद उनके नाम से फाउंडेशन बनाए, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बैनर से जगह जगह राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन। बहुत प्रसन्नता होती है लोगों के बीच ये सब काम कराने में। और मेरी छवि एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी के रूप में मेरी पहचान है। और चूंकि मेरा परिवार जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था और हम लोगों का भी झुकाव उस विचारधारा से थे, तो मैं शिक्षक की नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी मेरा झुकाव था। मेरे काम को देखते थे। तो 93 में करुणा शुक्ला जी मुझको अपने साथ ले गए कि बहुत अच्छा वर्कर है, इनका काम अच्छा है। तो 93 मैं आपको बताना चाहूंगा, करुणा शुक्ला बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा। करुणा शुक्ला स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी थी। पहला ये आप उन्हीं के रहे। जी। तो उनके कारण एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमने सामने देखने का सौभाग्य भी मिला बिलासपुर के रेस्ट हाउस में। तो उनके साथ काम किया, उनसे बहुत सीखने को मिला। वो केवल एक राजनीतिक महिला नहीं थी, वो उनको भी धर्म के प्रति और पढ़ने लिखने की बहुत रुचि थी। उनके भाषण भी बहुत अच्छा रहता था। उनके बाद मैं केंद्रीय मंत्री माननीय रमेश बैस जी के साथ आ गया। स्वतः मुझको बुलाए मेरे काम को देख करके। अच्छा, मैं जिनके साथ रहा हूँ, मेरा ध्येय ग्रामीण विकास रहा है और जो भूले भटके लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करना, दीन दुखियारों की सेवा करना, उनकी जो छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान करना। तो रमेश बैस जी के साथ रहा। फिर मैं इसी लाइन में आगे बढ़ गया। रमेश बैस जी के बाद दयालदास जी बघेल, 2 पंचवर्षीय योजना रहा, मैंने 10 साल। 10 साल के बाद फिर 13 से 18 अपने माननीय केदार कश्यप जी के साथ रहा। उनके साथ रह करके काम किया और जिनके साथ भी रहा मैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को, उनके काम को गांव-गांव तक ले गया, घर घर तक पहुंचाया।
तो इनका बड़ा क्षेत्र में एक अच्छा परिणाम आया कि अच्छा काम करते हैं, गांव में विकास का काम कराते हैं, महिलाओं की बात सुनते हैं, और जो रामायण भागवत कराता था इससे थोड़ी लोकप्रियता बढ़ी है। और जब भी मैं कराता था तो एक स्मारिका का प्रकाशन करवाता था, 15,000 कभी 20,000, तो करीब करीब 60,000 पुस्तक मैं इस विधानसभा में बांट चुका हूँ। चुनाव से पहले 4 महीना पहले एक हमारी नई पुस्तकें निकली, दिशा, और दिशा जो है हमारे ये माने कि वो दिशा ने टंकराम जी की दशा बदल दी। जी जी। और ये दिशा पुस्तक ऐसा है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इसको एक बार नहीं, इसको 2-3 बार पढ़िए, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। हमारे जीवन की दिशा बदल गई, और ये मेरी विचारों का संग्रह है, और मैं इसी विचार से जीता हूँ। ये हमारी ये दिशा है, ये चौथी प्रकाशन है। पहले हमने धर्मपथ, फिर धर्म दृष्टि, धर्म प्रवाह, फिर अंतिम चौथा हमारा प्रकाशन दिशा है। टंकराम जी, जब मैं यहाँ आया तो कुछ लोग मुझे सहसा मुझसे मिले और ये कहे कि हमने मना किया था भाई टंकराम भैया मत लड़ो चुनाव, आप हार जाओगे। बहुत लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन टंकराम क्या सोचते थे? क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली 2016 से एक यात्रा आपने निकाली थी। जी जी। और लोगों को आप कहते थे एक बार सेवा का अवसर मुझे दीजिए। जी जी। तो ये सेवा का अवसर मतलब हम माने कि 7 साल बाद आपको लोगों ने दिया, जनता ने दिया। जी। लेकिन फिर भी आपके कुछ मित्र थे, वो ये मानते थे कि चुनाव मत लड़िए, हार जाएंगे, ऐसा क्यों? नहीं, मित्र लोग नहीं बोलते थे, मेरे घर वाले बोलते थे। घर वाले बोलते थे कि इतनी अच्छी छवि है, इतना लोग मानते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं, जिस गांव में जाओगे लोग स्वागत के लिए उमड़ते हैं। राजनीति में जाओगे, राजनीति बेकार चीज़ है, अच्छा काम करोगे तो भी बदनाम करेंगे, इतनी बढ़िया छवि है, मत लड़ो, ऐसा घर वाले बोलते थे। और हमारे मित्र लोग तो चाहते थे कि आप राजनीति में आओ, तो जो सेवा कर रहे हो समाज का, राजनीति में आने के बाद आप और अच्छे ढंग से कर पाओगे। राजनीति जो है समाज सेवा का एक माध्यम है। मैं जिला पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बोले अच्छा, हमारे शुभचिंतक अधिकारी भी है, एक अधिकारी बोला कि जब पद में थे तो लोग काम करते थे, अब कुछ नहीं रहोगे तो कोई काम नहीं करेंगे तुम्हारा, इसलिए पद में आना जरूरी है। तो सभी लोगों ने मिल करके मुझको जिला पंचायत सदस्य बनाया। और देखिए, भगवान की कृपा है कि हमारा बहुमत नहीं था जिला पंचायत में, उसके बाद भी हम उपाध्यक्ष बन करके आए। टंकराम जी, लेकिन उसके थोड़ा पहले लिए चलता हूँ, नौकरी छोड़ने का बड़ा डिसीजन होता है। जी जी। क्योंकि नौकरी के कारण ही आप तमाम जगहों पर रहे, जी। केंद्रीय मंत्रियों के पीए रहे, क्योंकि सरकारी जॉब में होना जरूरी है। जी 2019 में आपने अचानक जॉब छोड़ दी। जी। क्या उस समय फ्रेम सेट हो गया था कि नहीं यार, अब आगे जो है, आज नहीं तो कल विधानसभा का चुनाव? क्योंकि किसी भी मिडिल क्लास शख्स का नौकरी छोड़ना बहुत आसान डिसीजन नहीं होता, परिवार का विरोध होता है, खुद के अपने मन में अंतर्द्वंद, कम से कम एक सरकारी नौकरी तो है, कल की डेट में वो भी नहीं रही तो क्या होगा? मन में इस प्रकार के ख्यालात आए थे कभी? नहीं, देखिए मेरे साथ ये था कि जितना नौकरी करना था, मैं 36 ईयर नौकरी किया हूँ। लोग उतना नौकरी करने से पहले रिटायर हो जाते हैं, मैंने इतना नौकरी किया। अच्छा, मेरे घर में सब स्टेब्लिश हैं, मेरा लड़का अच्छे पोस्ट पे है, वो फॉरेन में भी रहे हैं, यूएस में 10 साल, लंदन में रहे हैं 3 साल, फिर बाद में कोरोना काल के बाद इंडिया वापस लौटे, अच्छे पोस्ट पे हैं, स्टेब्लिश है। मेरे यहाँ श्रीमती जी भी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, है ना, और लड़के की शादी हो गई है, वो भी चली गई है, दामाद इसरो में साइंटिस्ट है, सब व्यवस्थित है, खेती बाड़ी सब बढ़िया है। अब मन में ये था कि चुनाव लड़ना जरूरी नहीं था, लोगों की सेवा करना जरूरी था। हम कहीं इससे मुक्ति पाएंगे नौकरी से, तब लोगों के बीच हम गुजारेंगे। और जितना संसाधन हमारे पास है, भगवान ने जो दिया है, पूर्वजों का जो संपत्ति रखा है, खेती बाड़ी, उससे हम कर सकते हैं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इसी को ध्येय मान करके हमने VRS ले लिया। टंकराम जी, जो दिशा, जिस पुस्तक को आप पढ़ने के लिए बार बार कह रहे हैं, उस पुस्तक में कुछ पंक्तियां हैं, जितना मैं पढ़ पाया इतनी देर में, कि बाल्टी जब कुएं के नीचे जाती है जी, तो वो पानी भर कर लाती है। जी। मतलब इंसान जीवन में जितना झुकता है, जी, वो जी। उतना आगे बढ़ता है। जी, सही कह रहा हूं मैं? राइट। जी। जी। तो एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद लोगों की अक्सर यही शिकायत रहती है टंकराम जी की, जमीन में पैर नहीं रहता मंत्रियों का। उम्मीद करेगी जनता जो इंटरव्यू देख रही कि टंकराम जी जहां भी रहे, लेकिन उनका पैर हमेशा जमीन में ही रहेगा। टंकराम जी, मुझको जो लोग देख रहे हैं 30 साल से 40 साल से, वो लोग बोलते हैं कि एक पैसा बदलाव नहीं आया है। बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया हूँ, जहाँ हूँ वहीं हूँ, कार्यकर्ता कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, समाज से भी पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा।
ये मंत्री का जो पद है, मैं सबको बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि ये मंत्री पद की जो गर्मी है मेरे तक नहीं आएगा। सहज भाव से जो काम करता हूँ, सहज भाव सरलता से मिलूंगा और काम करूंगा, और मेरे जीवन का संकल्प है कि मेरे हाथ से कभी किसी का अहित नहीं होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे हाथ से 2 आदमी का भला हो। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं टंकराम जी। जी जी और जीवन में आज यहाँ पहुंचे हैं तो उसमें भी प्रभु श्री राम का बहुत बड़ा हाथ आप मानते हैं। जी अभी वैसे भी पूरा देश प्रभु श्री राममय है। 22 जनवरी का दिन का इंतजार हर कोई कर रहा है। जी मैंने सुना है कि टंकराम जी भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए, राम के लिए, अगर भगवान राम के लिए, क्योंकि भगवान राम जीवन का आधार है, जी जी उनके लिए कुछ 2 पंक्तियां अगर भजन की आप सुना पाए। किस्म किस्म के देवी देवता गंगा जल कस पानी है, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखम राम के बानी है। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाचा, 10 बछर बनवास बिताइन, देखिन कर्मा नाचा। राम जस पावन माटी, अड़बड़ यहाँ दानी है, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया भाखम राम के बानी। बहुत शानदार। क्योंकि माता कौशल्या का ग्रह माना जाता है, घर माना जाता है, और भगवान राम का ननिहाल है। जी जी उसी ननिहाल में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैंने सुना है बलौदा बाजार में लव कुश की जन्मस्थली है, जिसे हम तुरतुरिया के नाम से जानते हैं। 22 तारीख को पूरा देश जगमगाएगा दीपों से। टंकराम जी, बलौदा बाजार में उस दिन और पूरे प्रदेश में क्या तैयारी है? क्योंकि भगवान राम के लिए बीजेपी शुरू से ही भगवान राम के सहारे क्या मैं कहूंगा कि कार सेवक, तमाम जो चीजें हुई, बाबरी विध्वंस जो हुआ, बीजेपी के लोग थे उसमें, कार सेवक लोग थे। आज वो पल याद है कि 22 तारीख को भी बड़ा उत्सव मनाने पूरा छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज वो दिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे नज़र के सामने भगवान राम उस दिन अयोध्या में स्थापित होंगे। हमारे पूर्वजों ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, कितने शहीद हुए, कितने मरे खपे, कितने साधु संत के ऊपर गोलियां चली, बहुत लोग इसमें अपने प्राण की आहुति दिए। और आज वो मंगलमय समय आया है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण कि आज वो क्षण हम सबको देखने को मिल रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारा छत्तीसगढ़ और बलौदा बाजार विधानसभा क्या, समूचा हिंदुस्तान में दीपावली की तरह घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और मैं भी जगह जगह अपील कर रहा हूं कि देखिए भाई, हमारे रामलला जी विराजेंगे उस दिन, अपने घर को सजाइए, दीपों से सजाइए, है ना, बिजली लाइटिंग करिए, रामायण गाइए, कीर्तन गाइए, भजन गाइए, जो हो सकता है, गली में प्रभात फेरी करिए। उस हिसाब से हमारे बलौदा बाजार शहर में, तिल्दा शहर में, सुहेला में, और मैं पूरे गांव-गांव में सब जगह अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि इस क्षण को गंवाना नहीं है। इस क्षण के हम सब साक्षी हैं और बहुत बढ़िया धूमधाम से मनाने की तैयारी है। 2019 में जब नौकरी आपने छोड़ी टंकराम जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला ग्रामीण के आप अध्यक्ष रहे। जी, टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अचानक कोई दूसरे अध्यक्ष थे, उनको हटाकर आपको बनाया गया। क्योंकि ग्रामीण मतलब पूरा लंबा चौड़ा इलाका ग्रामीण का, लेकिन कंसंट्रेशन आपको बलौदा बाजार में रखना था। क्योंकि मैंने सुना 2016 में आपने यात्रा निकाली थी और ये कहा था कि एक बार मुझे सेवा का अवसर जरूर मिले। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया जिला अध्यक्ष का, ग्रामीण जिला अध्यक्ष का, तो मन में कुछ बात आई थी, यार मैं तो फिर बाकी ग्रामीण में थम के रह जाऊंगा, बलौदा बाजार कौन देखेगा? देखिए, मैं तो इतना मेहनत कर चुका था बलौदा विधानसभा में कि गांव-गांव, घर-घर, गली-गली इतने साल तक मेहनत किया था। और मेरे को चुनाव से पहले रायपुर जिला ग्रामीण का अध्यक्ष बना दिए। तो मेरे जरूर ये लगा कि मेरा जो जहां मुझको इस समय देना था वहां समय नहीं दे पाऊंगा। और वाकई में समय कम दिया बलौदा बाजार को, क्योंकि मेरे को अभनपुर, धरसीवां, आरंग,
तीनों विधानसभा का दौरा बैठक सब करना था, लेकिन इतना मेहनत कर चुका था बलौदा विधानसभा में कि मुझको चिंता नहीं था। अगर कहीं पार्टी के नेता यदि अवसर देते हैं तो 100% हम अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत ये सीट निकल जाएगी, इतना पूरा भरोसा था। तो कुछ उसमें संशय की स्थिति मेरे लिए नहीं था। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग आए थे यहाँ पर, जी। कई लोगों के कहना था कि यार वो तो बाहरी हैं, बाहर के रहने वाले, रायपुर में रहते हैं, बलौदा बाजार से चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही के पार्टी के कुछ लोग। जी जी। फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से आपका मुकाबला, बड़े नेता, चेयरमैन रह चुके थे मीडिया पीसीसी के। जी। उस समय मन में था पहले ही दिन से कि नहीं, चुनाव तो मैं हर हालत में जीतूंगा? नहीं, देखिए मेरा तो पहले डिक्लेयर हो गया था और उनका बाद में हुआ। तो मीडिया वाले आए कि बहुत बड़ा आदमी, क्या बोलते, कद्दावर नेता कद्दावर नेता बोलते थे, कद्दावर नेता चुनाव लड़ रहा है आपके सामने, क्या रहेगा? मैं बोला हम 25,000 से जीतेंगे, ये हमारा टारगेट है, हम 25 से जीतेंगे। और मुझको कहीं पे भय नहीं था और कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह, इतना जोश, महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मैंने देख के मेरे को भी लगता था कि किस जन्म में इन लोगों से मेरी नाता है जो इतना मेरे लिए न्यौछावर कर रहे हैं। और वाकई में आप कहीं पता कर लीजिए, आज भी ये दौर ऐसा दौर है कि बिना पैसा और क्या बोलते हैं शराब बांटे चुनाव नहीं जीत सकते, ऐसा बोलते हैं। साक्षी हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता। न जिला पंचायत में मैं 1 रुपया बांटा, न विधानसभा चुनाव में मैं पैसा बांटा। मेरे पास पैसे नहीं है, बांटूंगा कहाँ से, ये भी बात है। लोगों का प्रेम है वो मुझको मिला। चुनाव के समय आप कहते थे केवल हाथ जोड़ूंगा और वोट मिल जाएगा, सच्चाई थी? यही सच्चाई थी। जिला पंचायत में भी और विधानसभा में। कई लोग बोलते थे कि विधानसभा में वैसा नहीं चलेगा। मैं कहा लोगों का इतना प्रेम है, इतना आशीर्वाद है, जब मिलने जाता हूं तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है कि ये दरी तोला बनना चाहिए भाई। मैंने चुनाव जीतने के बाद भी मैं विजय रैली में गया तो बुजुर्गों के आंखों में आंसू आ गए कई बार कि आज मंत्री के रूप में देख रहे हैं, हम लोग धन्य हो गए। जो विभाग आप संभाल रहे हैं टंकराम जी, बहुत विवादित विभाग है, राजस्व विभाग। जी। पिछली सरकार में और पहले भी, केवल पिछली सरकार की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि राजस्व विभाग तो राजस्व विभाग ही है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, ये बहुत कंप्लेन है। और देखिए हर आदमी का रोजमर्रा में किसी को जाति प्रमाण पत्र, किसी को जन्म प्रमाण पत्र, नामांतरण, मतांतरण, बहुत सारी चीजें करवानी पड़ती है। उम्मीद करें कि टंकराम जी इस विभाग को कुछ तो सुधार पाएंगे। जी जी, ये सही बात है कि लोगों की जो सोच है इस विभाग के प्रति ठीक नहीं है। हर लोगों की निगाह में वही है कि बिना पैसे काम नहीं होता। छोटे छोटे काम, नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, प्रमाण पत्र, तो ये भ्रम को दूर करना है। मैं विभाग वितरण के बाद सेक्रेटरी को बुलाया था, सेक्रेटरी को स्पेशल निर्देश दिया हूँ कि देखिए हमारे विभाग की जो छवि लोगों के बीच बनी है उसको ठीक करना है, ये मेरा संकल्प है। मैं कहा कलेक्टरों को निर्देश जारी करिए हमारे रेफरेंस में कि जितने प्रकरण लंबित हैं, नामांकन, बटांकन, सीमांकन जो भी है, उसको समय अवधि में पूरा करें। हम लोगों की सेवा के लिए बने हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब उनकी सेवा के लिए हैं और सेवा हमारा धर्म है, इसको निभाना पड़ेगा। सबको निर्देश जारी करिए कि जो लंबित प्रकरण है उसको समय सीमा में पूरी करें। अगर पूरा नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे, अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो उसको पुरस्कृत भी करेंगे। दूसरा विभाग है खेल एवं युवा कल्याण विभाग। जी। आप ही लोग आरोप लगाते थे कि 5 साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में निकल गया, गिल्ली भौरा गेड़ी चलाने में पूरा 5 साल निकल गया। कुछ ठोस कार्य योजना उम्मीद करें कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग, क्योंकि ओलंपिक के मामले में हम जीरो रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर हमारा रहा नहीं है। उम्मीद करें कुछ बेहतर कर पाएंगे। जी जी, इसमें वाकई में पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने स्पोर्ट्स में कुछ विशेष कर नहीं दिखाया। उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए केवल लुभाने का काम किया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, राजीव मितान क्लब, करोड़ों रुपये को बर्बाद कर दिए। हासिल आई शून्य। गांव में एक भी युवक को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। केवल उन्होंने अपने एजेंटों को इस क्लब के माध्यम से वहां तक पैसा पहुंचाया। एक एक गांव में 1-1 लाख रुपया दिया। एक ना तो अच्छा सा उसका कार्यक्रम हुआ है, न खेल कूद हुआ है, केवल उस पैसे का बंदरबाट हुआ है। तो इसमें पहले मैं सीएम साहब से निवेदन किया था कि सर जितना पैसा इसको फूंकना था फूंक लिया। आप भी हाँ,
अब कुछ बचा है तो इसको ब्रेक करिए और इस पैसे का सही उपयोग छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी हैं उसके प्रोत्साहन के लिए उस पर इनको लगाएंगे। तो हमारी सोच ये है कि जो पिछला ढर्रा चले आ रहा था, सुनने में आता था कि भाई खिलाड़ियों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, चाहे यूनिफॉर्म का हो, ड्रेस का, तो एक अच्छा काम करेंगे, उनके लिए कार्य योजना बनाएंगे। और हमारे गांव में बहुत प्रतिभा है, चाहे खेलकूद के मामला में, चाहे लोक संगीत के मामले में बहुत प्रतिभा है। तो हमारे गांव में जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको हम जो है प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे एक उसका पहचान बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। मकान बंगला आवंटन भी हो गया है, मैंने सुना है। कौन सा बंगला मिला है आपको? देखिए, पूर्व में जो मोहम्मद अकबर जी वाला था, मोहम्मद अकबर वाला मिला था, पर जाके वहाँ लोगों ने देखा तो पता चला कि वो तो वहाँ रहते ही नहीं थे। एक कमरा में उनका ऑफिस लगता था, वहाँ रहते नहीं थे, तो नहीं रहते थे, उसके कारण क्या उधर उसका देखभाल हुआ ही नहीं। बहुत जर्जर हालत, बहुत खराब हो गया बोले उसको, और बनवाने में बहुत समय लगेगा। तो हम कहे भैया हमको बड़ा बंगला तो चाहिए ही नहीं भैया, छोटा जहाँ हमारे स्टाफ बैठे और काम कर फिर कहाँ मिला बंगला? अभी बंगला मिला नहीं है। फिर मैं सीएम साहब से निवेदन किया कि सर हमको कोई छोटा मोटा बंगला दे दो, हमारे लोग बैठ जाएं, काम करें, हमको ज्यादा बंगला ज्यादा। लेकिन मैंने सुना है टंकराम जी, कुछ बंगलों को लेकर मनहूसियत जैसी बात आती है, कुछ अंधविश्वास भी मान लीजिए आप। मोहम्मद अकबर जी क्या जो रहा, कहते हैं वो चुनाव नहीं जीतता। रुद्र गुरु साहब जहां पे मंत्री थे, मैं याद दिला दूं, थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको, ननकी राम कंवर उस बंगले में रहे, राम सेवक पैकरा उस बंगले में रहे, एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है राम विचार नेताम भी उस बंगले में रहे। जो उस बंगले में रहता है वो जीतता नहीं। क्या ये कारण था उस बंगले से थोड़ा सा दूरी बनाने का? मैं तो ऐसा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपना मन और कर्म ये ठीक रहना चाहिए, इससे हमारा भाग्य बनता है। क्योंकि कुछ लोग मंत्री मैंने सुना कतरा रहे हैं ऐसे बंगलों में जाने से। नहीं, मेरे लिए तो ऐसा बात नहीं है और मैं मानता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत जर्जर हालत में है और उसको रिपेयरिंग कराने में टाइम लगेगा। तो मैं कहा भैया हमको बड़ा बंगला नहीं, हमको काम करने के लिए छोटा जगह मिल जाए, हम वहीं बैठ के काम कर लेंगे। तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में, चूंकि अब सरकार फुल फ्लेजेड आ जाएगी, सबको काम करना है, बंगले भी आवंटित हो जाएंगे, एक ठहराव सा महसूस कर रही है आम जनता। मंत्रिमंडल में बहुत लंबा समय, मंत्रिमंडल के विभागों को बंटवाने में इतना लंबा समय, क्योंकि अब आपको लोकसभा चुनाव में भी जाना है टंकराम जी। हो सकता है मार्च एंडिंग के आसपास आचार संहिता लगे, समय नहीं है काम करने के लिए। उसके बाद नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे, फिर पंचायत का चुनाव आ जाएगा। ऐसा लगे फास्ट हो काम। अब साल भर तो चुनाव ही चलेगा जी। तो नहीं, ठहराव जैसा स्थिति नहीं है। सभी हमारे मंत्रीगण सभी अपने अपने विभाग के काम में लग गए हैं, हम भी अपने विभाग के काम में लग गए हैं। और थोड़ा सा समय तो लगता है, भी कोई खाली करके गया है तो फिर से रंग रोगन साफ सफाई, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बाकी सभी के काम काज जो है चल रहा है, कहीं ठहराव या रुकने वाली बात नहीं है। ऐसा ये भी कहा जाता है टंकराम जी की सरकार में दो डिप्टी सीएम है, आपके पास सीएम साहब है, जातिगत समीकरण को बहुत साधने की कोशिश है। आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, ओबीसी के भी बहुत मंत्री बनाए गए, अरुण साव जी हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं। एससी में भी एक ही मंत्री हैं भी आपके पास, दयाल दास बघेल साहब। बस्तर से आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया अपना, बस्तर से आपने बड़े बड़े लोगों को लिया, सरगुजा में बहुत प्रतिनिधित्व दिया आपने। लेकिन आम जनता ये कहती है 5 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ। महतारी वंदन योजना आप लेकर आ रहे हैं, किसानों को आप 3100 रुपए दे रहे हैं, 21 क्विंटल आप खरीद रहे हैं, डेवलपमेंट कहां से होगा? डेवलपमेंट के लिए भी तो पैसा चाहिए टंकराम जी। नहीं, डेवलपमेंट के लिए भी पैसा आएगा, है ना। हमारा जो विधानसभा चुनाव में जो घोषणा था, जैसे किए थे कि भाई हम मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले हम गरीबों को आवास देंगे, महतारी वंदन योजना का वो करेंगे, तो इनके लिए पूरा प्रावधान अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपया पास कर दिए और संसाधन की कमी नहीं होगी। और हमारे जो प्रदेश के नेता और हमारे देश के नेता हैं, बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। और डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ की विकास तीव्र गति से होगी। एक आखिरी सवाल, बुलडोजर की बहुत चर्चा है हर तरफ, जी, खासतौर से यूपी से उस बुलडोजर की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब काफी बुलडोजर देखने को मिला। राजस्व विभाग ही होता है जिसके अंडर में ये सब बुलडोजर होते हैं। ऐसा उम्मीद करें कि राजस्व विभाग अब आप संभालेंगे तो बुलडोजर छत्तीसगढ़ में भी चलेगा अगर कोई गलत होता है तो। देखिए, जो भू माफिया हैं, दलाल हैं, सरकारी जमीन का अवैध कब्जा है,
ये सब तो चलेगा नहीं, इससे तो बुलडोजर चलेगा ही, क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जगह बचा के रखना है। सब कब्जा हो जाएगा तो आने वाला पीढ़ी कहाँ निस्तारी करेगा, आने जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई भी हो, अगर इस तरह का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा और चलाना भी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना टंकराम वर्मा जी को, बहुत साफ है, भागवत रामायण से यहां तक पहुंचा हूं, भजन गाता हूं, तो आज भी जनता से जुड़ा हूं, कल भी जुड़ा था और आगे भी जुड़ा रहूंगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, आम जनता कभी ये नहीं कहेगी जैसे बाकी मंत्रियों के लिए कहती कि टंकराम वर्मा जी के पैर जमीन में नहीं है। जमीन का आदमी हूं, जमीन में सबके साथ रहूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चलूंगा, अपने विधानसभा के लोगों के साथ चलूंगा। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।